जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच में टिकट के बंटवारे और नाम घोषित होने के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो गई। यह भी साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या थी, क्या वो करना चाहते थे, क्या उन्होंने कर दिया, क्या उनका मकसद था और ओवैसी साहब का क्या मकसद था। सारी चीजें अब क्लियर होती जा रही हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि प्रशांत किशोर जो भुजाएं फड़का रहे थे और कह रहे थे कि मैं राघोपुर से जाके चुनाव लड़ूंगा, वहां जाके उन्होंने हवा नापने का प्रयास किया और गोदी मीडिया ने दिखाने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर एक बड़ी बड़ी फोर्स हैं, 24-25% उनको वोट मिलने वाला है, केवल इसलिए कि महागठबंधन के वोट डिवाइड हों और बाद में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लें। उनकी रणनीति फेल हो गई और उन्होंने जब ये हताशा में ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं पूरे प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो रणनीति बिल्कुल साफ हो गई कि वो डर गए हैं, उन्हें पता चल गया है उनका हश्र क्या है। बस केवल उनका मकसद ये पूरा हो गया कि जो उन्होंने प्रार्थी थे उन्हें टिकट दे के पैसा तो कमा लिया। पैसा उन्हें कमाने की आदत है, 200-250 करोड़ वो पिछले 10 साल में कमा चुके हैं और मेरे ख्याल से 10-20-50 करोड़ इस बार भी उन्होंने कमा लिया होगा। इसके बाद ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ तो हैं, लेकिन इतने भी अस्वस्थ नहीं हैं कि वो पुराने पिछले चुनाव के जो उनके साथ हुआ था उसका बदला न लें। देखिए, उन्होंने चिराग पासवान को भी पटखनी दे दी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पटखनी दे दी है। चिराग पासवान को कैसे पटखनी दी, वो ऐसे देखें आप कि जिस प्रकार से संजय झा ने और लल्लन सिंह ने नेगोशिएट किया और वहां जाके 101 सीटों पे लड़ने का फैसला हुआ कि जेडीयू भी 101 सीट लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट लड़ेगी। तो एक मैसेज जो देना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो उन्होंने दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पलट के वार किया, जो पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने उनके कैंडिडेट्स को हटा के अपने लोगों को सामने खड़ा करके किया था, वो इस बार उन्होंने चिराग पासवान से कर दिया। देखिए, जब चिराग पासवान को 29 सीटें अलॉट हुई तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि चिराग पासवान की 29 सीटें बाकी जो जातीय समीकरण है उस पर उनका ऐसा असर हुआ कि जीतन राम मांझी भी उनके खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए और उपेंद्र कुशवाहा भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा, मानी बात है कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जाति जो काफी लार्ज पॉपुलेशन है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी नाराजगी भी चिराग पासवान को महंगी पड़ेगी। और जीतन राम मांझी जो अति दलित जात मुसहर जाति है उसके सदस्य हैं, इसलिए उनकी जाति पे भी एक ऐसा लगा कि जैसे चिराग पासवान ने हमको धोखा दे दिया। तो ये दो जाति समूह तो चिराग पासवान के खिलाफ हो ही गए और यहां तक कि जीतन राम मांझी ने 2 जगहों पर जहां चिराग पासवान को टिकट अलॉट हुआ था अपने कैंडिडेट खड़े कर दिया और ये कहा कि हम 5 सीटों पे उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो कुशवाहा साहब, नीतीश कुमार, इनके सब लोगों के इंडिपेंडेंट के नाम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो चिराग पासवान की सीटों पे लड़ेंगे और चिराग पासवान के वोटों का बंटवारा कराएंगे और ये निश्चित करेंगे कि महागठबंधन जीत जाए। ये रणनीति नीतीश कुमार की लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने देखिए एक काम और किया है। नीतीश कुमार जिसको अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है और आप जानते हैं 17% वोट एक बड़ा वोट बैंक है और बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे वो निर्णायक है। अच्छा, सीमांचल की ज्यादातर सीटों में ऐसा हुआ था कि महागठबंधन भी जीता था, लेकिन वहां पे जेडीयू भी जीता था और ओवैसी साहब भी जीते थे। तो क्योंकि नीतीश कुमार को हिंदुओं के वोट भी मिल गए और मुसलमानों के वोट में बंटवारा भी हो गया, तो नीतीश कुमार अच्छी खासी सीटों जीतने में सफल हुए। लेकिन इस बार उन्होंने जो पिछली बार 11 सीटें मुसलमानों को दी थी, इस बार केवल 4 सीटें मुसलमानों को अलॉट की। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को नीतीश कुमार ने एक मैसेज दे दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे वोट दो, जो 17% वोट है ब्लॉक जाके तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को दे दो और ये वोट निर्णायक हो सकता है, क्योंकि जहां 17% वोट इस समुदाय का है वहां पे उसका अगर 10% वोट है
2% वोट होता है, 2% वोट बहुत ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने पहले तो चिराग पासवान को चोट पहुंचाने का प्लानिंग कर ली और उसके बाद उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट ना उतारकर अपने वोटों को महागठबंधन से टूटने से रोक लिया। यह बात तो देखिए समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, अभी तक उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, किसी भी चुनाव में नहीं दिया है। तो एक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जो योगी आदित्यनाथ गए और उन्होंने जाके फिर वही अपना 80-20 का दांव खेला, बुरके वाली और नॉन बुरके वाली का दांव खेला, वो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे। लेकिन जेडीयू को वोट मुसलमानों को मिला करता था। इस बार जेडीयू ने भी ऐसी रणनीति बनाई कि केवल 4 सीटें मुसलमानों को दी, जिससे कि वो वोट पूरी तरह से एन ब्लॉक महागठबंधन की तरफ चला गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चोट ऐसे ही पहुंची कि 29 सीटें आपने चिराग पासवान को तो दे दी। अच्छा, पिछले चुनाव में वो सीटें जिता तो पाए नहीं थे विधानसभा के अंदर, लोकसभा में तो 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा था, लेकिन विधानसभा में नहीं जिता पाए थे। तो विधानसभा के अंदर ऐसी परिस्थिति में, जबकि कुशवाहा साहब भी उनके अगेंस्ट हैं, जब तक जीतन राम मांझी भी उनके अगेंस्ट हैं और जेडीयू भी अपने इंडिपेंडेंट के नाम पे कैंडिडेट लड़ाकर उनके वोट काटने का पूरा रणनीति बना चुका है, तो चिराग पासवान का क्या हश्र होगा ये आपने देख लिया, जो नीतीश कुमार ने एक रणनीति बना के कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे की जातीय समीक्षा करें आप, और बड़ा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र है, वो प्रदेश जहां पे लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जहां पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड क्यों खेला, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है और इसका रिजल्ट 1 महीने के बाद जब आएगा तो आपको पता चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने जो टोटल कैंडिडेट अनाउंस किए उसमें से उन्होंने राजपूत 21 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, 21, करीब करीब 20% ऑफ द टोटल कैंडिडेट, जबकि उनकी आबादी 2.5-3% है। भूमियार 16 की हैं, 16%, जबकि उनकी भी आबादी 2-3% है। ब्राह्मण दिए हैं 11, वो भी 2-3% की आबादी है। कायस दिए हैं 1, उनकी आबादी 0.5% होगी। और उन्होंने इसके अलावा 15 सीटें दी हैं वैश्य समाज को, जो वहां पे बिहार के अंदर पिछड़ी जाती है। लेकिन जो ये सोचा गया था कि रणनीति ऐसी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए सवर्ण वोट तो उसकी झोली में अपने आप ही चला आता है, क्योंकि सवर्ण वोट के बाद कोई विकल्प नहीं है, महागठबंधन में जा नहीं सकता, जाना उसको किसी एनडीए गठबंधन में है। और उसको उन्होंने 70%, 60% सीटें दे दी। अति पिछड़ी जाति भी इग्नोर हो गई, अति दलित जाति और दलित जात भी इग्नोर हो गई। तो उससे ये जो मैसेज था, जो राहुल गांधी कह रहे थे और तेजस्वी यादव कह रहे थे बैकवर्ड फॉरवर्ड का और जातीय जनगणना का और संविधान का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कुछ मित्र ऐसा कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे ये खेल हुआ बिहार के अंदर महागठबंधन की सीटों के बंटवारे में, अगर आरजेडी कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर कर देती तो भला होता। इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं जो चुनाव के बाद आपको पता चलेगा। पिछले चुनाव से इस चुनाव की तुलना आप नहीं कर सकते। राहुल गांधी का जो एक्सेप्टेंस है आज की तारीख में, उसकी तुलना पिछले चुनावों से नहीं कर सकते। आज के तारीख में अगर बिहार के लेवल पे तेजस्वी यादव एक आइकॉन है, तो नेशनल लेवल पे राहुल गांधी एक आइकॉन बन चुके हैं। रायबरेली के अंदर जिस हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के दबंगों ने मार दिया था, राहुल गांधी आज 17 तारीख को उनसे मिलने गए हैं। जरा दृश्य देखिएगा वहां पर। पहले वो चंडीगढ़ गए थे और जो एक एडिशनल डायरेक्टर जो पुलिस ने आत्महत्या की थी वहां मिलने गए थे, और अब रायबरेली एक दलित परिवार से मिलने गए हैं। तो जो महागठबंधन का वोट बैंक था, मुकेश सहनी के आने के बाद मल्लाह, केवट, निषाद, उसके बाद आईपी गुप्ता के आने के बाद जो अति पिछड़ा समाज है उसका वोट, और जो मुस्लिम यादव वोट है जो कि तेजस्वी यादव की पूरी तरह से 100% साथ है। इसके अलावा जो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, जो पहले नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, अति पिछड़ा और अति दलित,
और अगर आप कांग्रेस की लिस्ट का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस बार सवर्णों को सीटें कम दी हैं और अति पिछड़े और अति दलित जातियों को ज्यादा दी हैं और मुसलमानों को भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो आरजेडी ने भी दिया है। मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए में थे, इस बार महागठबंधन में है। अगर उनके टोटल जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं उसके वोट अगर 4% भी हैं और उसमें 2% भी इधर से उधर हो जाता है तो 4% का डिफरेंस होता है, जो कि चुनाव में बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और आईपी गुप्ता का वोट और ऐड कर लीजिए, जो वो अति पिछड़ी जात से आते हैं, जो पिछली बार बहुत मुखर नहीं थे, उनके समुदाय के ज्यादातर लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया था। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि नीतीश कुमार ने इस बार चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चोट दे दी है और भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्य वोट बैंक जो सवर्णों का है उस पर लौट के इसलिए वापस आना पड़ा है और 60% सीटें समुदाय को इसलिए दी हैं और राजपूतों को इतनी सारी और भूमिहार और ब्राह्मणों को इतनी सारी सीटें देने का मतलब यह है, उसको ये लग रहा है कि अति पिछड़ी और दलित अति दलित तो हमको मिल नहीं रहे, मुसलमान हमको मिल नहीं सकते, तो कम से कम अपनी सवर्ण जातियों के वोटों को कंसोलिडेट करो, जबकि सवर्ण जाति के वोटों के पास कोई विकल्प ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अलावा। तो पिछले चुनाव में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था, मुझे ऐसा लगता है टिकट बंटवारे के बाद वही खेल नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ कर दिया है और एक तरह से उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ अपने साथ जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ लिया है। और जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से, जबकि जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना के गए थे नीतीश कुमार, उनके बीच में अदावत भी हो गई थी, नीतीश कुमार ने उल जलूल एक स्टेटमेंट भी उनके बारे में दे दिया था, लेकिन आज की तारीख में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की उस बात का समर्थन कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, चिराग पासवान को हक से ज्यादा दिया गया है। तो चिराग पासवान की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदा करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करेगी इसका मुझे विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।